हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। किस तरीके से? वैसे ही जैसे एक चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, उसी तरीके से अब हम यहाँ क्या करेंगे, बहुत सारे चार्जेस हैं यानी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उनके बेस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले सिंगल चार्ज के बेस पर यानी दो चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इसको हम क्या नाम देंगे? वर्क डन। यानी यही जो है वर्क डन किसके बराबर होगा? इक्वल पोटेंशियल चार्ज होगा। यानी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं, एक चार्ज है जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ये है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास एक हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को यानी इस पॉजिटिव चार्ज को जब इस चार्ज के पास लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो रिपल कर रहा है तो इसका मतलब है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर हम इस लाइन में मान लें तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से इस पर यानी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर एक रिपल फोर्स लग रहा है यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन हम इस चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास ला रहे हैं। तो जब पास लाएंगे तो यानी एक वर्क करेंगे, यानी एक्सटर्नल वर्क होगा कि नहीं होगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आर टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या इंफिनिटी टू इस पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क कर रहे हैं यानी एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क जो होता है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना? तो आप देखिए पहले कुछ डिफिनेशंस देखिए। पॉइंट चार्ज के बेस पर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, फिर उसके बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। क्लियर? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन in assembling this system of charges by bringing them from an infinite to that point। यानी एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने के लिए यानी इस चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क होता है, इसी को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम ये क्या है? वर्क डन है और इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये एक चार्ज है, यहां पर मान लीजिए Q1 चार्ज रखा है और एक यहां पर Q2 रखा है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। तो अभी तो हम इस चार्ज को हटा देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, तो यानी कि ये पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/R। यानी यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है ए पॉइंट पर, यानी R पोजीशन पर एक पॉइंट ए है, वहां पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यानी ये पॉइंट चार्ज के बेस पर हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया। क्लियर? अब क्या करते हैं कि अगर एक चार्ज यहां पर रखा हो और इस चार्ज Q को Q1 के पास ले जाते हैं, चार्ज Q2 को Q1 के पास ले जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल यानी तब वर्क डन क्या होगा? जब हम चार्ज Q2 को Q1 के पास ले जाते हैं तो इसमें कितना एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, कितना एक्सटर्नल वर्क हो रहा है। तो इसके बेस पर डिफिनेशन क्या बनती है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज। अब चूंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज होना चाहिए, टेस्ट चार्ज का मतलब है कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, लेकिन हमने क्यू नॉट ना लेकर एक अदर चार्ज ले लिया, तो अब हम टेस्ट चार्ज यूज नहीं करेंगे। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो वेरी वेरी स्मॉल होता है कंपेयर टू दिस चार्ज, यानी इस चार्ज के कंपेयर में वो कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। लेकिन यहां तो हम क्यू नॉट ले नहीं रहे, एक अदर चार्ज ले रहे हैं, और उसको हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्ज Q1 के पास Q2 को लेके आते हैं, यानी Q2 को चार्ज कहां लेके जा रहे हैं, Q1 के पास ले जा रहे हैं। तो वर्क डन कितना हुआ, तो वो वर्क डन हुआ W इक्वल टू वी Q2, और V की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R। यहां पे वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R, और ये Q2 है, यानी Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास ले जाने में कितना वर्क कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल वर्क होगा क्योंकि चार्ज तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और डेफिनेशन में लिखा है टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो इसका मतलब है रिपल ही होगा, और रिपल के कंडीशन में हम चार्ज को एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास ले जाएंगे तो एक्सटर्नल वर्क होगा, और ये एक्सटर्नल वर्क किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन की हो जाएगा। यहां पर आप एक्सटर्नल वर्क डन भी लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर हो जाए, U इक्वल टू डब्ल्यू के, और W की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R, और R क्या है, इन दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है, यानी ये R यहां से यहां तक। इसी के बेस पर सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखिए, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस के बेस पर अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले देखिए, ये हमने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं, और इसको फिर हम नंबर ऑफ n चार्जेस कर सकते हैं। देखिए A B C D 4 पॉइंट बना लिए। A पर Q1 चार्ज रखा, B पर Q2 चार्ज रखा, C पर Q3 और D पर Q4 चार्ज रख दिया। ठीक है। अब A से B के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यानी यहां पर Q1 चार्ज है और B पर Q2 चार्ज है, तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, R12 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से A से C के बीच में कितना है, वहां पर थर्ड चार्ज रखा हुआ है, तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R13 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से यहां पर देखिए D पर 4 रखा हुआ चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R14 सेपरेशन डिस्टेंस हो जाएगी। देखिए इस फार्मूले के बेस पर अगला जो हमारा वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल का होगा। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूले की जरूरत है, इसीलिए आप इसे फुल अटेंशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले Q1 और Q2 के बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। किसके बीच में, जब इनका सेपरेशन कितना है, R12 है। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U12 से। जब हम A और B पॉइंट पर जो चार्ज रखते हैं उनके बेस पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम यहां से A से C के बीच का ले लें, A से C के बीच के निकालें, A से C के बीच, अब हमने पॉइंट कौन से ले लिए, A और C के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, तो क्या निकल कर आ जाएगी,
1 3, देखिए 1 और 3 तो है इसके इन दोनों के बीच में, ए सी पॉइंट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 1 और 3 है। तो यहाँ का चार्ज कितना है, पहले तो फार्मूला लगाइए 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, क्लियर। इसी तरीके से ए और डी के बीच में ले लीजिए, तो ए और डी के बीच में कितना हो जाएगा, यानी 1 4 से रिप्रेजेंट करें। देखिए चार्ज ये Q1 है और ये Q4 है, तो यहाँ हम किससे लिख रहे हैं, 1 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1/4πε0 और कितना हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14। बहुत सिंपल है तरीका लिखने का। अगर हमने चार्ज Q1 Q2 लिया तो उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 1 और 2 है। जब हमने चार्ज 1 और 3 लिया तो सेपरेशन डिस्टेंस कितनी लिखी, 1 3। और इसी तरीके से जब हमने चार्ज Q1 और Q4 लिया तो सेपरेशन डिस्टेंस कितने ली, 1 और 4। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से तीनों प्लेस का पोटेंशियल फाइंड कर ले। बी पॉइंट से देखिए, बी से ए, बी से सी और बी से डी, तीनों के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाए, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 1 ले लीजिए, देखिए 2 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4πε0 Q2 Q1 अपॉन R21, ऐसे लिख लेंगे। इसी तरीके से B और C के बीच का निकाल लीजिए, तो B और C के बीच में निकालेंगे तो 2 3 ले लेंगे, 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, क्लियर है। जो यहाँ पर चार्ज नंबर लिखे हैं वही R में क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट के रूप में लिख देंगे, यानी 2 3 लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए B से D के बीच का भी निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो B और D के बीच की भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, तो कितनी आ जाएगी, 2 4 = 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और 4। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट, जब हमने Q1 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो यहाँ पर देखिए 1 1 नहीं है, और जब हमने 2 के लिए निकाली यानी सेकंड चार्ज के लिए निकाली तो यहाँ देखिए 2 2 नंबर नहीं आया है। इसी तरीके से हम जब 3 के लिए निकालेंगे तो 3 के लिए आप सिमिलरली करके ऐसे लिख दीजिए 3 1 3 2 और 3 4, चाहे आप निकाल के देख लीजिए वहां पर, और इसी तरीके से इसको लिख दीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर चार्ज Q4 के लिए भी निकाल लीजिए, चार्ज Q4 के लिए भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर सिमिलर आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, Q41 Q42 Q43, और मैंने बताया कि यहाँ पर डबल नंबर सिमिलर नंबर नहीं हो सकते, यानी 4 4 नहीं हो सकता। देखिए आप चेक करके देख लिए, आ ही नहीं रहा रिजल्ट में, तो होने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर 41 लिखा है, तो 1/4πε0 Q4 Q1 अपॉन R41। तो इस तरीके से ये कितनी 12 वैल्यू निकल आई। अब मान लीजिए नंबर ऑफ n है तो उनके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर समेशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, यानी सम कर देते हैं और समेशन इसका निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो जब पॉइंट चार्ज होते हैं तो हम इनको कैसे निकालते हैं, समेशन करके निकालते हैं, यानी सम करके निकालते हैं, यानी समेशन कर देते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज होता तो फिर हम क्या करते, तब हम इंटीग्रेशन कर देते, क्लियर है ना। तो इंटीग्रेशन कब लगाते हैं और समेशन कब लगाते हैं, दोनों का मतलब ही सम है, लेकिन दोनों में अंतर ये कि जब पॉइंट चार्ज होगा तो हम समेशन करेंगे, और जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी सम करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर है ना। तो आप देखिए इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगर ध्यान दें हम कुछ पॉइंट पर 1 2 और 2 1,
1 2 और 2 1 इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहे 1 2 लिखें चाहे 2 1 लिखें सेम ही रहेगी। इसी तरीके से 1 3 लिखें या 3 1 लिखें, दोनों में वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1 4 लिखें या 4 1 लिखें, उसमें भी यही केस रहेगा। तो इसका मतलब है कि सब कैसे हैं, ट्वाइस, दो बार आ रहे हैं, हर टर्म्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 2 और 2 1, देखिए 1 2 2 1 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, यानी 1 2 है तो 2 1 आ गया, 1 3 है तो देखिए 3 1 आ गया, 1 4 है तो 4 1 आ गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 2 3 है तो देखिए कहीं पर 3 2 है, देखिए ये 3 2 है, 2 3 है 3 2 है, 3 4 है तो देखिए यहाँ पर 4 3 है, 4 2 है तो देखिए यहाँ पर ये 4 2 4 हो गया। अब इनको सबको हम क्या कर दें, सम कर दें, क्लियर है ना। और सम करके कैसे लिखेंगे इससे देखिए, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में कॉमन हो गया, क्लियर है, सब में कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू, Q1 Q2 R12, क्लियर है। तो यहाँ क्या करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12, क्लियर है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q1 Q4 अपॉन R14। अब इसी तरीके से 2 वाला सेट लिख लेते हैं, 2 4, ये लिख लिया। इसी तरीके से थर्ड वाला टर्म लिख लेते हैं और फोर्थ टर्म भी लिख लेते हैं। इतने बड़े टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट में निकालते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2, ये वैल्यू जो आ रही 1 2, और कहाँ आ रही है 1 2, तो देखिए 1 2 यहाँ आ रहा है, Q1 और Q2 कहाँ आ रहा है, एक टर्म ये आ रहा है और एक टर्म देखिए ये आ रहा है। देखिए एक टर्म 1 2 Q1 Q2 और यहाँ पर भी आ रहा है, एक वैल्यू ये देखिए ये आई कि नहीं आई, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ देखिए Q1 Q3 एक ये है और Q1 Q3 एक टर्म ये है। इसी तरीके से Q1 Q4 ये है और Q1 Q4 ये भी है, ये वैल्यू आ गई। तो बाकी सबको हम क्या करेंगे, अब हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन कौन से टर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक सेट ले लेते हैं। हमारे पास ये 4 सेट हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4 का है। अब हम Q1 का सेट ले लेते हैं और Q1 का जो रिपीट हुआ है, जैसे Q1 Q2 आया, यहाँ पर भी Q1 Q2 है, यहाँ पर भी Q1 Q3 है, यहाँ पर भी Q1 Q3 है, यहाँ पर भी Q1 Q4 है, यहाँ पर भी Q1 Q4 है। तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं, क्लियर है। तो अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म सेम, अब हम Q1 की हेल्प से समेशन कर लेते हैं। तो देखिए पहले लिखते कैसे हैं उसके बेस पर, तो हम अपने कन्वीनियंट के बेस पर Q1 में जहां जहां पर Q1 Q2 या Q1 Q3 यानी इसके साथ जो भी टर्म आ रहे होंगे, जैसे यहाँ क्या लिखा है Q1 Q2 लिखा है, यहाँ देखिए Q2 Q1 लिखा है, यहाँ Q1 Q3 लिखा है, यहाँ देखिए Q3 Q1 लिखा हुआ है, यहाँ देखिए Q1 Q4 लिखा है, यहाँ पर Q1 Q4। इन टर्म्स को लिख लेते हैं, बाकी सबको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। केवल Q1 वाले टर्म्स के साथ जो वैल्यू आई है उनको हम लिख लेते हैं, क्लियर है। यानी कि जो ये 4 सेट हैं उनमें से केवल एक सेट लिख लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। और यहां लिख दीजिए 1/2 और हम किसके लिए केवल वैल्यू किसके लिख रहे हैं, Q1 चार्ज के साथ की वैल्यू लिख रहे हैं। जहां पर Q1 Q1 आया हुआ है, Q1 Q2 जहां पर भी Q1 Q1 आया है वहां की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए ये और ये मिलके कैसे हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये दो मिलकर ट्वाइस हो जाएंगे।
ये दोनों मिलके इन दोनों का सम क्या होगा, ट्वाइस होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, ट्वाइस होगा। लेकिन हम लिख रहे हैं 1 टाइम्स, तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर समझिए, देखिए एक वैल्यू यहाँ लिखी, एक वैल्यू यहाँ लिखी, लेकिन हम लिखना चाहते हैं एक बार, जबकि ये इन दोनों का सम कितना 2 होना चाहिए ना। तो जब एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब है नीचे कितना आएगा, यानी हाफ हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ये टर्म और ये टर्म मिलके कितना हो जाना, ट्वाइस होना चाहिए। लिख रहे हैं हम एक बार, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। और क्या लिख देंगे हम, Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Q1 Q2 यानी R1 R12 या R21 इक्वल ही है। देखिए R12 या 21, देखिए यहां से 1 2 है तो इधर से 2 1 है, तो ये तो इक्वल है ना। किस केस में, जब R12 इक्वल टू R21, R13 इक्वल टू R31, R14 इक्वल टू R41। क्लियर है। तो इस बेस पर R तो डिफरेंट है ही नहीं, सेम है। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, इनको 1 टाइम्स लिख लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। इसी तरीके से ये ऐसे कर दीजिए, Q1 Q4 अपॉन R14, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, n चार्जेस के लिए लिखेंगे, यानी सिस्टम ऑफ n चार्जेस, सिस्टम ऑफ n चार्जेस, सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो n चार्जेस के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, अब इसी को लिख दीजिए, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे, Q1 Q3 R13। फिर क्या लिखेंगे, Q1 Q4 अपॉन R14 डैश 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 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, उसको n चार्जेस के लिए क्या लिखेंगे, I और QJ अपॉन R, I और J के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये क्या करेंगे, QI QJ अपॉन RI RJ के फॉर्म में लिख देंगे, डैश डैश करके इस तरीके से लिख देंगे, सो ऑन। तो अब ये वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q4 अपॉन R14, फिर डैश 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 प्लस QI QJ अपॉन RIJ डैश डैश सो ऑन। यानी इस तरीके से ये सभी n चार्जेस के लिए वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ पर हमने ये सब लिखे थे, इनको मैंने क्या किया, जो रिपीट तो सभी हो रहे थे, तो हमने सिर्फ Q1 चार्ज का सेट ले लिया, जहां जहां था वहां इकट्ठा कर लिया, और वो क्या आ रहा था, ट्वाइस हो रहा, हमें लिखना था 1 टाइम्स, तो हमने 2 से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू फाइनल निकल कर आ गई। अब देखिए इनको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 सिग्मा I1 I इक्वल टू 1 एंड सिग्मा J इक्वल टू 1, यहाँ n लिख दीजिए, और इसको क्या लिखेंगे, QI QJ अपॉन RIJ, इस फॉर्म में लिख देंगे। और ये कंडीशन है कि I इक्वल टू नॉट J, I इक्वल टू नॉट इक्वल टू J। जब यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी टर्म 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा, 4 4, तो इसलिए I इक्वल टू J के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, तो ये I है, ये J है, और I इक्वल टू J के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू निकलकर फाइनली आ गई, बात समझ में आ गई, ये वैल्यू फाइनली आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम
दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अगर 2 पॉइंट की बात करें यानी दो चार्ज लें तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और यहाँ क्या आ रही, 1/4π और 1/2 आ रही है, फिर ये चार्जेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो टू चार्जेस के हाफ है, टू चार्जेस के हाफ है। देखिए यहाँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R है, यहाँ देखिए Q1 Q2 अपॉन R है, लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन साथ में देखिए ये 1/2 एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 1/2 1/4πε0 समेशन सिग्मा इक्वल टू 1 एंड सिग्मा j इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या है QJ अपॉन RIJ। तो ये वैल्यू देखें तो 1/2 है। तो पूरे सिस्टम की जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की जो है टू चार्जेस की कैसी है, हाफ है। क्लियर है ना। दो चार्जेस के लिए क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 वैल्यू आए, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो ये कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 2 आएगी अगर ये 4 है। अगर मान लो ये वैल्यू 6 है तो कितनी आएगी, 3 आएगी। क्लियर है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये वैल्यू क्या है, 2 चार्जेस के लिए, और ये वैल्यू क्या है, n चार्जेस की है। ये वैल्यू किसके लिए, n चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है, और इसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही पूरा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।